राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए अनेक हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया अलंकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य बने गवाह। दूसरा सत्र शाम में। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रखा अपना पक्ष। खरना अनुष्ठान के साथ शाम से शुरू होगा छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य। पूजन सामग्रियों की बिक्री जोनों पर। और जीएससीए ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में 19 नवंबर को होने वाले T20 मैच के लिए निर्धारित की टिकटों की दर। 15 से मिलेंगी टिकट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, व्यापार, औषधि, साहित्य, खेल और सिविल सेवा समेत विभिन्न विधाओं और क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अगुवाई में बैठक में शामिल विभिन्न विभागों के सचिव झारखंड के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहनतापूर्वक अपना पक्ष रखा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10,126 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान इससे अधिक 11,982 लोग स्वस्थ हुए। 1,126 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,982 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.25% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,40,638 रह गई है, जो 263 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23 नए संक्रमित मिले, जबकि 22 लोगों ने इस महामारी को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 146 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका निःशुल्क उपलब्ध करा रही है।
केंद्र सरकार ने फार्मा कंपनी जायडस कैडिला को कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। इसके साथ ही कैडिला की ओर से भारत में वैक्सीन की कीमत भी तय कर दी गई है। ने आग्रह किया है, उसके लिए खरीदने के लिए पैसा भी दिया है। तो आज इस महीने करीब नवंबर के महीने में 1 करोड़ जायडस कैडिला वैक्सीन सप्लाई करेगा सरकार को। और ये वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन है जो डीएनए आधारित है। 12 साल से ऊपर के लोगों को इसमें को लगाया जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि इंजेक्शन के जरिए ये नहीं लगता है। ये जो जेट एप्लीकेटर होता है, जो आपके त्वचा के जरिए यहाँ पर इंजेक्ट किया जाएगा, तो उसमें आपको फील नहीं होगा। जो लोग सुई से डरते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि डायरेक्ट त्वचा में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये 3 डोज की वैक्सीन है, जिसमें 4 हफ्ते के बाद अंतराल के बाद दूसरी और तीसरी डोज दी जाती है। और खास बात यह है कि 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं, उनको इस वैक्सीन को दिया जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड रोधी टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। वो यात्री जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं और इसका प्रमाण पत्र मिल चुका है, उन्हें ब्रिटेन यात्रा के लिए पहले से किसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने के 2 दिन के भीतर शुल्क देकर एक फ्लो जांच करानी होगी। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए यात्रा नियमों को सरल बनाया जा रहा है। इन यात्रियों को माना जाएगा कि उन्हें कोविड रोधी दोनों टीके लग चुके हैं और उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर पृथकवास यानी कि क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अस्पताल। अरे तो फिर इसकी क्या जरूरत है? ममता वाहन क्यों नहीं बुलाते? ममता वाहन? हाँ, अरे सूचित करने की देर है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित माता के लिए वाहन तुरंत दौड़ा आएगा और इसे तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो बड़े अस्पताल भी ले जाएगा और प्रसव के बाद सुरक्षित वापस घर पहुंचाएगा और वो भी बिल्कुल निशुल्क। ऐसा? हाँ। ममता वाहन से सदा तत्पर, बढ़कर लें खोज खबर। सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखें, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमें अपनी परंपराओं को भी आगे ले जाना है। सावधानी के साथ हम त्योहार मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहें और त्योहार भी सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकीरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। समय से टीका काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 12 नवंबर को शाम 4 बजे से रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य के स्थापना दिवस के पूर्व होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन आज छठ व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ व्रती कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज खरना के दिन छठ व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन होगा। कल छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इधर छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम क्षेत्र में लगभग 45 तालाब और 2 बड़े जलाशय तैयार हो चुके हैं। इस बार रांची नगर निगम और छठ पूजा समिति के संयुक्त सहयोग से छठ घाटों की सफाई की गई है। नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने छठ घाटों का जायजा लिया और इसकी तैयारी पर संतोष जाहिर किया। रांची नगर निगम पूरे मुस्तैदी के साथ सभी जगह तैयारी कर रखी है। हमारे वार्ड काउंसलर हो या हमारा सफाई कर्मी सभी देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग घूम घूम करके मुआयना कर रहे हैं और लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा कैसे हो सकेगा। और इसके अलावा जब हम पूरा देखेंगे तो लाइटिंग का व्यवस्था रांची नगर निगम की तरफ से हो रही है और वहाँ का जो छठ पूजा समिति है उनके साथ समन्वय बना करके लाइटिंग का, तेल का और चेंजिंग रूम बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई का काम अब अंतिम चरण में है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ जिला मुख्यालय के कई छठ घाटों का निरीक्षण किया और जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने इस सिलसिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। हैं वो पानी सही रहे नहीं है कि नहीं है, उसको सच होना चाहिए। उस पर दिशा निर्देश हम प्रशासन का हमेशा देते आ रहे हैं। जब भी लगा कि कमी है तो उसके लिए लोग को इंसिस्ट करते हैं कि चूना डालो, सफाई करो, गंदा पानी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हमेशा इस पर हमारा जो है सजा की रहा। चतरा में फेमस फाउंडेशन ने सकारात्मक पहल करते हुए छठ व्रतियों के लिए छठ घाटों की साफ सफाई, सड़क के मरम्मतीकरण से लेकर दूध और फल फूल तक की व्यवस्था की है। चतरा जिले के सिमरिया में सामाजिक संस्था फेमस फाउंडेशन छठ महापर्व को लेकर न सिर्फ छठ घाटों की सफाई कर रही है बल्कि छठ घाट तक पहुंचने के लिए सालों से बेसुध पड़ी सड़क की मरम्मतीकरण कर उसे चलने योग्य भी बना रही है। इसके तहत ग्राम कोतवाली में छठ घाट का साफ सफाई, यहां से 1 किलोमीटर के रोड का मरम्मती कार्य, कोतवाली जाने वाला और बलथरवा जाने वाला रोड का मरम्मती किया गया है हम लोग के द्वारा। इतना ही नहीं, फाउंडेशन ने छठ व्रतियों के लिए दूध से लेकर फल फूल तक की व्यवस्था की है। संस्थान की सकारात्मक पहल पर ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया है। छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए फेमस फाउंडेशन के द्वारा रोड और ये छठ घाट का सफाई किया गया, रोड का मरम्मती किया गया है। साथ ही छठ व्रतियों को रात के समय आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसे लेकर छठ घाट से लेकर पूरी सड़क में लाइट की भी व्यवस्था संस्थान। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। छठ महापर्व को लेकर चतरा जिला प्रशासन व्रतियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहा है। जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही नगर परिषद के प्रतिनिधियों ने शहर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। पर्व को लेकर शहर में जो तैयारियां अभी हम लोग के द्वारा किया गया है,
नगर परिषद के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा हम लोग पूरे शहर में जितने भी छठ के घाट हैं उसमें हम लोग घूम घूम के जो भी कमी है उस कमियों को, चूँकि कल के बाद से हम लोग का जो छठ व्रती हैं वो मुख्य रूप से आस्था का पर्व के नाते साफ सफाई का महत्वपूर्ण ध्यान को रखते हुए हम लोग इसके लोहनगरी जमशेदपुर में भी छठ महापर्व को लेकर भक्ति की बयार बह रही है। कोरोना के मद्देनजर लोहनगरी के लोग इस बार भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं तथा कृत्रिम तालाबों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी इस काम में जनता को भरपूर सहयोग मिल रहा है। अरे आइए क्या बोला जाए, यहाँ हम लोग जो रहते हैं हम लोग को सड़क देख ही रहे हैं। एमपी मिले तो कोई आते नहीं है यहाँ, सिर्फ इलेक्शन के समय आते हैं अपना वोट लेके चल गए। एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग कोरोना महामारी पर भी इससे विजय पाएंगे कि अगर नदी तालाब में हम लोग कम से कम जमा हो, और पूरे लोगों के लिए संदेश भी है। राजकुमार भी आई, ब्लीचिंग पाउडर से लेके छठ का सफाई और फॉगिंग सब वही कराते हैं। प्रतिनिधि यहाँ का मुझे नहीं लगता ही कुछ करता है। भागीदार हम ही बन सकते हैं, इसीलिए हम पूरे अपने श्रद्धा भाव से करते हैं और कहीं कोई किसी के ऊपर हम ब्लेम भी नहीं देना चाहते हैं। जिसका श्रद्धा है वो आके अपना काम करें। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का महाप्रसाद बनेगा। इसके साथ ही कल अस्ताचलगामी सूर्य को छठ घाटों पर अर्घ्य दिया जाएगा। कोडरमा में छठ पूजा को लेकर छठ घाटों से लेकर बाजारों तक माहौल भक्तिमय हो गया है। कश्मीर के सेब, मद्रास का केला, नागपुर का संतरा और आंध्र प्रदेश के नारियल से कोडरमा के बाजार सज गए हैं। बाजार में बड़े पैमाने पर फलों की थोक मंडी सजी हुई है, जहां आसपास के इलाकों से छोटे छोटे दुकानदार और स्थानीय छठ व्रती खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। महंगाई पर आस्था भारी दिखाई पड़ रही है और लोग छठ के लिए फलों की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मंडी में केला आया है, मद्रास से केला आया है, कश्मीर से सेब आई है, उसके बाद एमपी से संतरा आया है, महाराष्ट्र से। और वहीं कोडरमा में छठ घाटों को सजाया संवारा जा रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। छठ घाटों तक पहुंचने में छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम लोग का तैयारी लगभग 80% हो चुकी है, मात्र 20% है जो कि हम लोग कल तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। छठ घाटों तक आने वाले रास्ते को सुगम बनाने में पूजा समिति के लोग जुटे हैं। इसके अलावे कई छठ घाटों के निकट छठ पूजा को लेकर भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, जिसे लेकर पूजा पंडाल बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। अत्यधिक बारिश के कारण नदी तालाबों का जलस्तर अधिक है और सुरक्षा के लिहाज से पानी में बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही सभी छठ घाटों के लिए गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। छठ महापर्व के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने भी इस बार मुकम्मल व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को घर जाने में कोई दिक्कत न हो। छठ के गीतों से गुलजार है रेलवे स्टेशन, जहां मुसाफिरों की प्रतीक्षा के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें मुसाफिर आराम भी फरमा रहे हैं और एलईडी पर छठी मैया के गीतों को देखकर माहौल को भक्तिमय भी बनाया जा रहा है। ये नज़ारा है आनंद विहार रेलवे स्टेशन का, जहां छठ पूजा के लिए अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भारतीय रेल प्रदान कर रहा है। लग रहा है ना कि यहाँ पे गाना बज रहा है तो लग रहा है कि मेरा बिहारी यहाँ है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। हम लोग बेंगलोर से आ रहे हैं, यहाँ पे आके लग रहा है ना कि हम लोग अपने बिहार में आ गए।
छठ के मौके पर अपने गृह जनपद जाने वाले मुसाफिर रेलवे स्टेशनों पर भी छठ का फील बखूबी ले सकते हैं। भारतीय रेल ने उनके लिए मुकम्मल इंतजामात किए हैं। जो मुसाफिर ट्रेन छूटने की स्थिति में बोर न हो, उनके लिए पंडाल बनाया गया है ताकि इन पंडालों में बैठकर वो बखूबी अपने समय को बर्बाद होने से बचाएं। एलईडी पर छठ के गीत भी बखूबी सुन सकें। यात्रियों से निवेदन है कि सभी यात्री अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी बनाकर चलें। इसके अलावा पंडाल में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। स्टेशन परिसर में अतिरिक्त रिजर्वेशन काउंटर आम लोगों को आरक्षित टिकट उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रहे हैं। बाहर टेंट लगा हुआ है, रिजर्वेशन सेंटर खुला हुआ है, फर्स्ट एड काउंटर है, इंक्वायरी है, सब कुछ बाहर पुलिस कंट्रोल करके भीड़ को ला रही है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सुधार है ये। मुसाफिरों के हितों की हिमायत करने के लिए उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल भी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टेशन परिसर में सुविधाओं का जायजा लिया। नई दिल्ली और आनंद विहार दोनों स्टेशनों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। नई दिल्ली पर लगभग 1000 और आनंद विहार में लगभग 500 लोगों के वेट करने की व्यवस्था करी गई है और उसके साथ साथ वहाँ पे एडिशनल रिजर्वेशन काउंटर्स, एडिशनल टॉयलेट्स और पीने के पानी की व्यवस्था, स्नैक्स इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग जिनको वेट करना हो वो सुविधाजनक तरीके से वेट कर सकें। भीड़ को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन भारतीय रेल ने 300 से ज्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाकर मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है। और बात खेल जगत की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी 19 नवंबर को राजधानी रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले के लिए टिकटों की कीमत निर्धारित कर दी गई है। दर्शक 15 नवंबर से 900 रुपए में सबसे कम मूल्य के टिकट और 9000 रुपए देकर सबसे अधिक मूल्य के टिकट खरीद सकते हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी ने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही स्टेडियम के अंदर प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में दुबई में कल भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया। टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा देने के लिए पैकेज्ड वस्तुओं के वैधानिक माप नियम 2011 में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दूसरी अनुसूची के नियम 5 को समाप्त कर दिया है। तो केंद्र ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी करों सहित भारतीय मुद्रा में एमआरपी घोषित करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। उपभोक्ताओं के हितों के लिए विधिक माप विज्ञान पैक करके ये संशोधन किया गया है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करने वाली अनुसूची 2 को परिभाषित यहाँ पर किया गया है। पहले से पैक किए गए उत्पादों पर सभी कर शामिल होंगे। खुदरा बिक्री के लिए तैयार सभी पहले से पैक किए गए उत्पादों के लिए ये कर इसमें शामिल होंगे। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं जूनागढ़ का भारत में विलय। इसके साथ ही आज असम की स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास की पुण्यतिथि भी है। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था। जूनागढ़ काठियावाड़ क्षेत्र की एक रियासत थी, जबकि अधिकांश अन्य रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थीं। जूनागढ़ के शासक नवाब महाबत खान रसूल खान जी थे। मई 1947 में कराची के शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बने। उन्होंने 15 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि पहले उन्होंने संकेत दिया था कि जूनागढ़ का हित भारत में शामिल होने में है। जूनागढ़ के लोगों की लोकप्रिय मांग को पूरा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को विलय के संबंध में जूनागढ़ के लोगों के फैसले को स्वीकार करने और इसका पालन करने का प्रस्ताव दिया।
नवाब के प्रति जूनागढ़ के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और दिन प्रतिदिन स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही थी। नेहरू जी के प्रस्ताव पर 1 महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद भारत ने अपनी ओर से उपाय किए। जूनागढ़ के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका से नवाब अपने परिवार और अपने पालतू कुत्तों के साथ हवाई मार्ग से कराची भाग गए और 8 नवंबर को भारत सरकार को राजकोट में क्षेत्रीय आयुक्त के माध्यम से जूनागढ़ का प्रशासन संभालने को कहा। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का प्रशासन राजकोट आयुक्त M.N. बुच को सौंप दिया गया। भारत ने संकेत दिया था कि वो जनमत संग्रह के माध्यम से इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देना चाहेगा। 20 फरवरी 1948 को ये जनमत संग्रह कराया गया। लगभग 2 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से केवल 91 ने पाकिस्तान में विलय के पक्ष में वोट डाला और इस तरह लोगों की इच्छा से जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गई। आज असम की स्वतंत्रता सेनानी पुष्पलता दास की पुण्यतिथि भी है। सिर्फ 6 साल की उम्र में वो लोगों के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए बानर सेना में शामिल हो गयीं और चक्र संघ का गठन किया। उन्होंने अपनी मां से प्रेरित होकर मातृभूमि को मुक्त करने का संकल्प लिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल की उम्र में भगत सिंह की फांसी का विरोध करने पर उन्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। 1940 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जेल भेजे जाने के कारण पुष्पलता दास की पढ़ाई छूट गई। वर्ष 1940 से 1942 तक वे राष्ट्रीय योजना समिति की महिला उप समिति की सदस्य के रूप में बॉम्बे में थीं। इस दौरान उन्होंने विकास और रचनात्मक कार्यों के लिए मृदुला साराभाई और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ काम किया। वर्ष 1942 में पुष्पलता दास ने ओमियो कुमार दास से विवाह किया, जो एक सच्चे गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 के लिए अनेक हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया अलंकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक गणमान्य बने गवाह। दूसरा सत्र शाम में। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए राज्य के वरिष्ठ अधिकारी। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रखा अपना पक्ष। खरना अनुष्ठान के साथ शाम से शुरू होगा छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। कल अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य। पूजन सामग्रियों की बिक्री जोरों पर। और जेएससीए ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में 19 नवंबर को होने वाले T20 मैच के लिए निर्धारित की टिकटों की दर। 15 से मिलेंगी टिकट।